इंग्लिश में ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बट क्योंकि हम उनका एग्जैक्ट मीनिंग और उसको कैसे यूज़ करना है ये नहीं जानते, तो हम उनको कभी यूज़ नहीं कर पाते। जैसे आपने कभी नॉस्टैल्जिया सुना है, ही वॉज फिल्ड विथ नॉस्टैल्जिया। तो नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है पुरानी यादें, एकदम जैसे इमोशंस के साथ आप जब अपनी बचपन की यादों को याद करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। तो ये कितना ब्यूटीफुल वर्ड है, बट इसे इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है ये सीखने की बात है। या फिर आपने अंडू या रीडू वर्ड सुने, ऐसे अंडू कर दो, ऐसे रीडू कर दो, या फिर उनके बीच में स्पेट चल रहा है, स्पेट। या तुम मेरे बारे में क्या इन्फर करते हो, तो इन्फरिंग, व्हाट आर यू इन्फरिंग अबाउट मी या माई रिजल्ट, तो इन्फर क्या होता है। या आई एम क्रेविंग फॉर चॉकलेट, तो क्रेविंग क्या होता है। तो आपने देखा ये सारे वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुने होंगे, बट क्योंकि आप इसका यूज नहीं जानते तो आप इसे नहीं यूज करते। बट इस वीडियो में मैं ऐसे ही बहुत यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स कवर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम, इंफॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं और करते हैं वोकैबुलरी प्रैक्टिस, जिसमें हम कुछ बहुत यूजफुल डेली लाइफ में यूज होने वाले इंग्लिश वर्ड्स को एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं एक वर्ड बताऊंगी, उसका हिंदी मीनिंग बताऊंगी और उसके ऊपर एक से ज्यादा एग्जाम्पल, और उसको डेली लाइफ में आप ऐसे ही विदाउट इंग्लिश कैसे यूज कर सकते हो वो भी बताऊंगी। सो ओवरऑल दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली यूजफुल फॉर यू। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और याद रखिएगा, अगर एक भी, जैसे वीडियो चल रहा है, एक भी कोई नया वर्ड आपने सीखा, उसी टाइम वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा आज का स्पेट। स्पेट का मतलब होता है कहा सुनी, अनबन या फिर झगड़ा। दो लोगों के बीच में अगर कहा सुनी हो जाए, अनबन चल रही हो, तो उसे बोलते हैं स्पैट। जैसे बॉलीवुड में सलमान और शाहरुख के बीच में स्पैट है, उनके बीच में अनबन चलती है, कहा सुनी चलती है। तो उसी के ऊपर मैंने आज का पहला एग्जाम्पल लिखा है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, द स्पैट बिटवीन सलमान एंड शाहरुख शुक द बॉलीवुड। शुक द बॉलीवुड मतलब बॉलीवुड को हिला दिया। द स्पैट बिटवीन सलमान एंड शाहरुख, सलमान और शाहरुख के बीच की अनबन ने बॉलीवुड को हिला के रख दिया। ओके, सो समझ में आपको कि स्पैट का क्या यूज होता है। इसके ऊपर सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस वॉज अ स्पैट नॉट अ सीरियस फाइट। दिस वॉज अ स्पैट, ये एक कहा सुनी है, ना कि एकदम गंभीर झगड़ा। झगड़ा तब होगा जब एकदम मारपीट चल रही हो, बहुत हाई लेवल का झगड़ा हो तो उसको फाइट, या अगर युद्ध हो तो उसको वॉर बोलते हैं। बट अनबन चल रही हो, कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा हो, तो उसको बोलते हैं स्पैट। ओके, तो दिस वॉज अ स्पैट, वो एक कहा सुनी है, ना कि झगड़ा है। ओके, तो आई थिंक आपको स्पैट का मतलब समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आज का, जो कि है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका यूज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है पुरानी यादें, जैसे बचपन की कोई मीठी पुरानी एकदम प्लीजेंट सी यादें, ठीक है, उनको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। और उनको एकदम अच्छे से दिल से प्लीजेंट होके याद करना, फीलिंग्स के साथ या इमोशंस के साथ, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। या घर की याद, यानी जो होम सिकनेस होती है, होम सिकनेस की फीलिंग को भी नॉस्टैल्जिया बोला जाता है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट माई हाउस या अबाउट माई होम, तो इसका मतलब मैं अपने घर को मैं याद कर रही हूँ दिल से, इमोशन से, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिया का वो मतलब होता है। और इसका है तीसरा मतलब अतीत की ललक। तो नॉस्टैल्जिया का ऐसा यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, आपको ज्यादा समझ आएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, That TV show filled me with nostalgia. That TV show filled me with nostalgia. बचपन में हम कई बार काफी सीरियल्स या टीवी शोज वगैरह देखते रहते हैं, और कुछ सालों के बाद जब आप उसको वापस देखते हो तो आप एकदम नॉस्टैल्जिया फील करते हो, यानी अतीत की यादें, मीठी यादें, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ आप उसे याद करते हो, तो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया से भर जाना। तो दैट टीवी शो फिल्ड मी विथ नॉस्टैल्जिया, यानी उस टीवी शो ने मुझे पुरानी यादों से भर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही हैज नो टाइम फॉर नॉस्टैल्जिया। कई लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, उनको नॉस्टैल्जिया के लिए टाइम नहीं होता। कई लोग बहुत इमोशनल होते हैं, वो छोटी छोटी यादों को, अरे यार मेरे स्कूल में तो ऐसा होता था, हमारा कॉलेज तो ऐसा था, ठीक है। पर कई लोग हटाओ, आगे बढ़ो, लाइफ में अपने करियर को लेकर फोकस करो, ये। तो जो प्रैक्टिकल होते हैं, है ना, तो उसी के ऊपर एग्जाम्पल है, ही हैज नो टाइम फॉर नॉस्टैल्जिया, यानी उसके पास पुरानी यादों के लिए समय नहीं है, ठीक है। तो आई गेस आपको नॉस्टैल्जिया का मतलब समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है क्रेव। क्रेव एक बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और डेली लाइफ में बोलचाल में यूज होने वाला वर्ड है। क्रेव, क्रेव का मतलब होता है
चाहना, किसी चीज़ को चाहना, जैसे आई एम क्रेविंग फॉर चॉकलेट, एक एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो चाहना, किसी चीज़ के लिए तरसना या याचना करना, रिक्वेस्ट करना, ब्रिंग मी दैट, आई एम क्रेविंग फॉर इट, मतलब मुझे उसकी बहुत इच्छा हो रही है, मैं तरस रहा हूँ उसके लिए, मैं उसको पाना चाहता हूँ, तो या लालसा करना। ठीक है, सेम मतलब है सबका, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो क्रेव मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहना, इच्छा होना, मन में तरसना। ठीक है, तो ये चीज़ों के सेंस में भी यूज हो सकता है, जैसे आई एम क्रेविंग फॉर चॉकलेट या आई एम क्रेविंग फॉर आइसक्रीम, बट इसको ह्यूमंस के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे यू आर द ओनली वन। मैंने एग्जाम्पल से एक्चुअली यही लिखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला एग्जाम्पल यही है, आई एम क्रेविंग फॉर चॉकलेट, यानी मैं चॉकलेट के लिए तरस रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू आर द ओनली वन आई क्रेव फॉर, मतलब तुम इकलौते ऐसे शख्स हो, यानी केवल आप ही या तुम ही हो जिसकी मुझे लालसा है, यानी जिसके लिए मैं क्रेव करती हूँ या जिसे मैं पाना चाहती हूँ या जिसके लिए मैं तरस रही हूँ। तो क्रेविंग मतलब तरसना, पाना, चाहना, याचना करना या लालसा करना। ओके, सो आई गेस आपको क्रेव का मतलब समझ में आ गया। या आप ऐसे बोल सकते हो दिन भर वो कोल्ड ड्रिंक के लिए क्रेव करती है, दिन भर वो कोल्ड ड्रिंक के लिए तरसती रहती है, उसको पाने की इच्छा रखती रहती है। तो क्रेव ऐसे बहुत आसानी से यूज हो सकता है। या फिर जैसे अभी मुझे अभी आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही है, तो इसे आप बोलचाल में विदाउट इंग्लिश भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो आई होप आई एम क्लियर। अभी तक आपको तीनों वर्ड समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है होल हार्टेडली। होल हार्टेडली का मतलब होता है एकदम दिल से या पूरे दिल से या पूरे मन से। जैसे अगर आप किसी के घर में जाओ और वो आपको एकदम पूरे दिल से वेलकम करता है, तो आप क्या बोलोगे? ही वेलकम्ड मी होल हार्टेडली, मतलब उसने मुझे पूरे दिल से वेलकम किया, होल हार्टेडली, पूरे दिल से। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देखिए। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? आई होल हार्टेडली एक्सेप्ट योर डिसीजन, मैं पूरे दिल से, पूरे मन से आपके डिसीजन को एक्सेप्ट या स्वीकार करता हूं, मैं आपके फैसले को तहे दिल से स्वीकार करता हूं, होल हार्टेडली। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई जॉइंड दिस कंपनी होल हार्टेडली, आई जॉइंड दिस कंपनी, इस कंपनी को मैंने पूरे दिल से ज्वाइन किया था। जैसे आपके कंपनी में कुछ हो गया, ठीक है, तो आप ऐसे बोलते हो ना कि इसको तो मैंने बिल्कुल दिल से ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर आई जॉइन दिस कंपनी होल हार्टेडली बट दिस एंड दिस हैपेंड, कुछ भी बातें हो सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक बोलचाल में बहुत यूज होता है। क्या ये फाइल ऑथेंटिक है? क्या ये मूवी जो वेबसाइट है वो ऑथेंटिक है? तो ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक या विश्वसनीय या प्राधिकृत, यानी जिसको प्रमाणित किया जा चुका हो, जो सच हो, जो ऑथेंटिक हो यानी विश्वसनीय हो। ओके, एग्जाम्पल, दिस डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक, ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑथेंटिक है, मतलब ये विश्वसनीय है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई डोंट नो इफ द पेंटिंग इज ऑथेंटिक, मुझे नहीं पता कि ये पेंटिंग जो है वो ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणिक है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है इन्फर। इन्फर का मतलब होता है अनुमान करना, तर्क करना, नतीजा निकालना या निष्कर्ष करना। अब इन्फर का मतलब अंदाजा लगाना नहीं होता। ठीक है, आपके पास कुछ तथ्य हैं, कुछ प्रूफ्स हैं, अगर आप उसको देख के, कुछ कैलकुलेट करके कुछ निर्णय निकालते हो या कुछ डिसीजन निकालते हो, तो उसको बोलते हैं इन्फर, यानी सबूतों को या तथ्यों को देखकर अगर आप कुछ कंक्लूजन निकालते हो तो उसको बोला जाता है इन्फर करना। ठीक है, तो अनुमान करना, यानी कि अगर आप वोटिंग होते हुए देख रहे हो, ठीक है, या वोटिंग बूथ पर आपने काफी भीड़ देखी जहां पर आपको क्लियर पता चल रहा है कि इस पक्ष के लोगों के लिए ये इतने लोग आए हुए हैं या सेकेंड पार्टी के लिए इतने लोग आए हुए हैं, तो आप भीड़ को देख के यानी लोगों को देख के अगर आप सही ऐंदाजा लगाने की कोशिश करते हो तो उसको बोलेंगे यू आर इन्फरिंग दैट दिस और दिस कैंडिडेट विल विन, यानी आप भीड़ को देख के अंदाजा लगा रहे हो। ऐसे ही नहीं तुक्का बोल रहे हो कि मुझे तो लगता है वो जीतेगा, ऐसा नहीं, आपने तथ्यों को देखा है या किसी चीज को देखकर या लोगों की भीड़ को देखकर आपने अनुमान लगाया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्फर करना। आई गेस आपको समझ में आ गया। देखते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखो क्या है। पहला एग्जाम्पल है व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द रिजल्ट। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द रिजल्ट, यानी रिजल्ट को लेके आपका क्या अनुमान है,
अब ये होप नहीं है कि मुझे तो लगता है कि भगवान करके तुम एग्जाम क्लियर कर लो, ऐसा नहीं। होप आशा नहीं है, या इमेजिन करो कि भाई मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर लोगे, ऐसा नहीं। आपको हो सकता है ये पता हो कि उसने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, कितने उसने आंसर सही लिखे, तो उस हिसाब से अगर आप अनुमान लगाओगे तो उसको बोलते हैं इन्फर करना। तो व्हाट आर यू इन्फरिंग अबाउट माई रिजल्ट, मतलब आप मेरे रिजल्ट के बारे में आप क्या अनुमान है आपका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर यू इन्फरिंग दैट आई एम रॉन्ग, मतलब क्या आप अनुमान, आपके क्या अनुमान लगा रहे हैं कि क्या मैं गलत हूं, ठीक है। तो हो सकता है आपको कुछ तथ्य, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो, उसके हिसाब पर आप बोल रहे हो कि तुम गलत हो, तो आर यू इन्फरिंग दैट आई एम रॉन्ग, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट टाइम्स। एट टाइम्स भी ऐसी बोलचाल में बहुत यूज होता है। एट टाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आईएएस क्लियर कर देना चाहिए, यानी कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे आईएएस क्लियर कर देना चाहिए। तो एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी, या फिर समय समय पर, ठीक है। एग्जाम्पल्स, हालांकि मैंने आपको ऐसे वर्बल एग्जाम्पल बता दिया है, अभी देखते हैं इंग्लिश के एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, ही बिकम्स वेरी ऑब्स्टिनेट एट टाइम्स। ही बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट एट टाइम्स। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। कभी कभी वो बहुत जिद्दी हो जाता है, ठीक है। ही बिकम्स वेरी ऑब्स्टिनेट एट टाइम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एट टाइम्स यानी कभी कभी, शी बिकम्स इनटॉलरेबल, कभी कभी वो एकदम बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, यानी कभी कभी वो असहनीय हो जाती है, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसा बोलना चाहो कि कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करती है, तो आप कैसे बोलोगे, एट टाइम्स आई फील शी लाइक्स मी, मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। तो एट टाइम्स ऐसे यूज हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनरीजनेबल। अनरीजनेबल, आपने रीजनेबल वर्ड सुना होगा, मैंने आपको पहले बताया है एक दो बार। तो रीजनेबल का मतलब होता है उचित, जैसे भैया प्लीज रीजनेबल बताइए ना रेट। रीजनेबल मतलब उचित दाम बताइए, तो रीजनेबल मतलब उचित, तो अनरीजनेबल का मतलब होता है अनुचित, ठीक है। अनुचित, अविवेकी, या फिर अतर्क संगत। अतर्क संगत यानी बेमतलब का, जैसे अगर आप से कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है सपोज, ठीक है, और वो सामने वाला जो तर्क रख रहा है या फिर जो आपको अपना पॉइंट बता रहा है वो एकदम बिना मतलब का है, कोई उसका सेंस ही नहीं बन रहा है, तो आप बोलोगे योर पॉइंट इज अनरीजनेबल। अनरीजनेबल मतलब अतर्क संगत, यानी उसका कोई वैल्यू या सेंस नहीं बन रहा है, अतर्क संगत उसको बोला जाता है, ठीक है। और अविवेकी यानी ऐसे ही सेंसलेस बात अगर कोई बोल रहा है तो अनरीजनेबल बात है तुम्हारी, क्लियर। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है, योर ओपिनियन इज अनरीजनेबल। योर ओपिनियन इज अनरीजनेबल यानी आपकी जो राय है वो अनुचित है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट बी सो अनरीजनेबल। डोंट बी सो अनरीजनेबल, अब इतने ज्यादा अतर्क संगत या फिर अविवेकी मत बनो या अनुचित मत बनो, ठीक है, काम सही बात बोलो, ऐसा। डोंट बी सो अनरीजनेबल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट वर्ड है इंटीमेट। इंटीमेट के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। सबसे पहला होता है अंतरंग, इसका दूसरा मीनिंग होता है बहुत क्लोज, जैसे शी इज माई इंटीमेट फ्रेंड या ही इज माई इंटीमेट फ्रेंड, यानी वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, इंटीमेट, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट मीनिंग होता है वो होता है सूचित करना या बताना या सूचना देना, जैसे तुम्हें इस इंसिडेंट के बारे में मुझे इंटीमेट करना चाहिए था, यानी इस इंसिडेंट के बारे में तुम्हें मुझे इंटीमेट करना चाहिए था, यानी इस चीज के बारे में या इस हादसे के बारे में तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, सूचित करना चाहिए था, ठीक है। और इसका नेक्स्ट मीनिंग एक और होता है बहुत बहुत ज्यादा गहरा, वास्ट, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ शी हैज एन इंटीमेट नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सब्जेक्ट के बारे में उसे बहुत ज्यादा वास्ट, बहुत ज्यादा गहरा ज्ञान है, ठीक है। तो इंटीमेट के इतने सारे यूजेस होते हैं और ये बोलचाल में सबसे ज्यादा इसी सेंस में यूज होता है, सूचित करना के सेंस में। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है ही इंटीमेटेड मी टू डू दिस वर्क। उसने मुझे इस काम को करने के लिए कहा या बताया या सूचना दी या सूचित किया। ही इंटीमेटेड मी टू डू दिस वर्क, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड इंटीमेट योर फैमिली अबाउट दिस। यू शुड इंटीमेट योर फैमिली, तुम्हें अपनी फैमिली को इस बारे में इंटीमेट करना चाहिए, सूचित करना चाहिए, इस बारे में बताना
चाहिए। तो आई गेस आपको इंटीमेट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैंडी। हैंडी एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल वर्ड है, बहुत ऐसे ही बोलचाल में यूज़ होता है, जैसे ये मोबाइल बहुत हैंडी है, ये पर्स बहुत हैंडी है। हैंडी का मतलब होता है एकदम आसान या सुविधाजनक या छोटा। अगर कॉम्पैक्ट हो, अच्छा हो डिज़ाइन में, छोटा हो, उठाने लायक हो, उसको बोलते हैं बहुत हैंडी है। ये कैमरा बहुत हैंडी है, ये कैमरा हैंडी है, इसको यहाँ वहाँ लेके जाया जा सकता है, आसान है या सुविधाजनक है। ठीक है, तो इसके ऊपर एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल ही है। पहला एग्जाम्पल है इट्स अ हैंडी मोबाइल। इट्स अ हैंडी मोबाइल यानी ये एक सुविधाजनक मोबाइल है। हैंडी यूज़ करने में ईजी हो सकता है, उठाने में ईजी हो सकता है, तो इट्स अ हैंडी मोबाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दिस हाउस इज हैंडी फॉर द मार्केट। दिस हाउस इज हैंडी फॉर द मार्केट यानी ये जो हाउस है, ये जो घर है, बाजार के लिए सुविधाजनक है। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार जाना इस घर से आसान है। ये जो हाउस है हैंडी है बाजार जाने के लिए, आप बाजार वहां से आसपास ही होगा, आप जल्दी जा सकते हो, तो हैंडी का यूज ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वार्मथ। वार्मथ का मतलब होता है गर्मजोशी या फिर सौहार्द, उत्साह या फिर गर्मी। हीट को भी वार्मथ बोला जाता है। जैसे सन की गर्मी आ रही है तो बोल मुझे बहुत वार्मथ आ रहा है, हीट आ रहा है यानी सन का। ठीक है, और फीलिंग्स को भी वार्मथ के सेंस में बोला जाता है। जैसे देयर वाज अ वार्मथ ऑफ हर लव, उसके प्यार की वहाँ क्या था, सौहार्द था। तो ये दोनों सेंस में यूज हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल देखो क्या है, वी फेल्ट द वार्मथ ऑफ द सन। वी फेल्ट द वार्मथ ऑफ द सन। वार्मथ मतलब हमने सूरज की गर्मी को महसूस किया। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, शी इंजॉयड द वार्मथ ऑफ देयर प्रेज। शी इंजॉयड द वार्मथ ऑफ देयर प्रेज यानी उसकी तारीफों की गर्मजोशी को उसने महसूस किया। तो ये गर्मी तो नहीं है, ऐसे तारीफ करे कोई तो आप उसकी, जब उसकी वार्मथ, उसके क्या बोलेंगे, सौहार्द को फील करते हो तो उसको बोलेंगे, वहाँ पर भी वार्मथ यूज़ हो सकता है। जैसे शी फेल्ट द वार्मथ ऑफ हर मदर्स लव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, पजेशन। पजेशन का मतलब होता है, पजेशन का मतलब क्या होता है कि अपने कब्जे में लेना। ठीक है, या अधिकार में होना या अधीन क्षेत्र। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि ये घर मेरे पोजेशन में है, तो इसका मतलब ये जो घर है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। दैट पिक्चर इज इन माई पोजेशन। दैट पिक्चर इज इन माई पोजेशन यानी वो जो पिक्चर है वो मेरे कब्जे में है या फिर मेरे अधिकार क्षेत्र में है, यानी उस पिक्चर पर, उस तस्वीर पर मेरा अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, he has possession of the house for 10 years. He has the possession of the house for 10 years यानी उसके पास उस घर का अधिकार 10 साल से है, या फिर 10 साल से वो घर उसके कब्जे में है। ठीक है, उसके पोजेशन में है। या फिर एक ऐसे बोलते हैं ना, मैंस बेस्ट पोजेशन इज हिज वाइफ, यानी जो वाइफ पर उसका अधिकार सबसे बेस्ट पोजेशन होता है एक हस्बैंड के लिए। तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अंडू। अंडू का मतलब होता है किसी काम को अनकिया करना या खोलना या पूर्ववत करना। जैसे अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो और आपने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको नहीं करना है ना, उसको आपको हटाना है, पुराने स्टेप पर वापस जाना है, तो हम उसको अंडू करना बोलते हैं। यानी उस जो चीज़ आपने किया, अगर आप पिक्चर एडिट कर रहे हो, अगर उसमें आपने एक इफेक्ट डाल दिया जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप अंडू करके उस इफेक्ट को हटा दोगे, यानी किए हुए को अनकिया करना। क्लियर? और इसको खोलने के सेंस में भी अंडू यूज होता है। जैसे शू लेसेस को अंडू करना, तो शू लेसेस को खोलना, तो ऐसे अंडू यूज हो सकता है। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला सबसे एग्जाम्पल है हमारा, I can't undo my shoelaces. I cannot undo my shoelaces यानी मैं अपने जूतों के फीते नहीं खोल सकता, नहीं अंडू कर सकता। ठीक है, और इसका सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, I wish it was possible to undo what I have done. I wish it was possible to undo what I have done यानी काश जो मैंने किया है उसको अनकिया करना पॉसिबल होता, यानी उसको फिर से वापस वैसा ही करना पॉसिबल होता। तो अंडू ऐसे यूज होता है, बहुत यूज होता है, आप देखना कंप्यूटर टर्म्स में या फिर ऐसे ही
बहुत बोलते हैं उसको। और इसी का ऑपोजिट होता है रीडू, जो कि हमारा नेक्स्ट वर्ड है। तो रीडू का मतलब होता है किसी काम को फिर से करना, ठीक है, फिर से करना या दोबारा करना। एग्जाम्पल, यू विल हैव टू रीडू इट, यू विल हैव टू रीडू इट, यानी आपको इसे फिर से करना पड़ेगा, इसे रीडू करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, आई वॉन्ट यू टू रीडू दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को मैं चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज को आप रीडू करो, मतलब इसको आप फिर से करो। तो ये हैं अनडू रीडू के यूजेस। तो यहाँ पर हमारे वर्ड्स की लिस्ट आज के लिए एंड होती है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा वर्ड आपने नया सीखा, और अगर एक भी वर्ड नया सीखा तो आपने वीडियो को लाइक किया या नहीं वो भी नीचे मेंशन करिएगा, पता तो चलिए आप कितना ऑनेस्ट हैं। क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बोला था कि अगर एक भी वर्ड आप नया सीखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बट अगर आपने अभी तक नहीं लाइक किया है तो आप लाइक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं वहाँ पर इसे आप शेयर करिए। हो सकता है किसी नीडी को ये वीडियो मिल जाए तो उनको इंग्लिश सीखने में आसानी हो, राइट। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, कौन सा वर्ड आपने नया सीखा, और उस वर्ड के ऊपर एग्जाम्पल बना के नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। और कौन सा वर्ड का मीनिंग आप जानना चाहते हैं वो भी मेंशन करिएगा। आई मेक श्योर टू ऐड दिस वर्ड इन माय अपकमिंग वीडियो, और उसको मैं बाकायदा मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो जो वर्ड का मीनिंग आप जानना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करना बहुत आसान है और फ्री है। उसके लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को नहीं फॉलो किया है तो ज़रूर लाइक और फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर डेली इंग्लिश बेस्ड वीडियोज़ और पोस्ट अपलोड होते हैं जहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो सीखना कहीं से भी मिले उसे मिस मत करिए। चैनल दोनों पेजेस को लाइक कर दीजिएगा। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।